Hello students, very good afternoon to all of you. I Anupama welcome you all at the Savil classes. I hope you all are doing fine. तो हाँ जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे मास्टर कैडर 2021 की प्रेपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 29 MCQ सीरीज का. ऑल राइट, तो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने से पहले हाँ जी, तो क्वेश्चंस है हमारे. क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे इज Orwell's first professional job was that of a. Orwell का फर्स्ट प्रोफेशनल जॉब जो है वो क्या था? सिविल सर्वेंट इन इंडिया, एग्रीकल्चरल मैनेजर इन रोडेशिया, जर्नलिस्ट इन स्पेन या पुलिसमैन इन बर्मा? हाँ जी, ऑरवेल का फर्स्ट जॉब क्या था? It is, yes, he was a policeman in Burma. Very right answer. He served as a policeman in Burma. Question number 2. Orwell's first novel Burmese Days was strongly influenced by. हाँ जी, बर्मीज डेज किन से इन्फ्लुएंस होके लिखा था जॉर्ज ऑरवेल ने? मैलरॉक्स द कॉन्करर्स, फॉस्टर्स द पैसेज टू इंडिया, किपलिंग्स किम या जेम्स जॉयस के फिनेगन वेक्स से? हाँ जी, किससे इंस्पायर होके लिखा था बर्मीज डेज जॉर्ज ऑरवेल ने? एब्सोल्युटली राइट, फ्रॉम फॉस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया. बिल्कुल सही जवाब, फॉस्टर के पैसेज टू इंडिया से. क्वेश्चन नंबर 3. इन विच ईयर टेड ह्यूग्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स द हॉक इन द रेन वाज पब्लिश्ड? टेड ह्यूग्स की पहली कलेक्शन द हॉक इन द रेन किस साल में पब्लिश हुई थी? 1957, 1958, 1956 या 1955? द हॉक इन द रेन किस साल में पब्लिश हुई थी टेड ह्यूग्स की फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्स? सो इट वाज पब्लिश्ड in which year it was published? Absolutely right, 1957. Very right answer you have given me, 1957 में. All right, moving on to question number 4. Gordon Comstock is the central character in which 1936 novel by George Orwell? Gordon Comstock George Orwell की किस नॉवल का कैरेक्टर है? Keep right on to the end, Keep the Aspidistra Flying, Keep the Flags Flying या Keep the Home Fires Burning? किस नॉवल में कैरेक्टर है गॉर्डन कॉमस्ट्रॉक? यस, वेरी राइट, कीप द एस्पिडिस्ट्रा फ्लाइंग. वेरी राइट, कीप द एस्पिडिस्ट्रा फ्लाइंग, क्योंकि बाकी तो नाम ही नॉवेल्स के नहीं हैं, है ना, बाकी तो नॉवेल्स के नाम ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5. In 1984, where is the hero Winston Smith employed? Winston Smith किस मिनिस्ट्री के अंडर जॉब करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पीस, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ या मिनिस्ट्री ऑफ वॉर? किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं विंस्टन स्मिथ? एब्सोल्युटली राइट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ. और जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं उलट काम करती थी, ठीक है, उल्टा काम करती थी. तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ जो है ट्रूथ को बदलने का काम करती थी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ जो है ट्रूथ को चेंज करने का काम करती थी. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 6. Who coined the term Cold War? Cold War term किसने coin करी थी? जॉर्ज ऑरवेल, ईवन बोलैंड, टेड ह्यूग्स या स्टेवी स्मिथ? हाँ जी, किसने क्रिएट करी थी ये टर्म कोल्ड वॉर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जॉर्ज ऑरवेल ने, जॉर्ज ऑरवेल ने कॉइन करी थी. क्वेश्चन नंबर 7. In which novel by George Orwell you find the phrase war is peace? हाँ जी, war is peace आपको किस नॉवल में मिलता है जॉर्ज ऑरवेल के? एनिमल फार्म, बर्मीज डेज, 1984 या क्लर्जीमैन्स डॉटर? In which novel by Orwell you find this phrase war is peace? Yes, war is peace in, very right, 1984 में, ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ पीस का, मिनिस्ट्री ऑफ पीस का मोटो होता है ये, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ पीस का मोटो होता है ये. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 8. एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल इज अ डैश एलेगरी. इज इट अ सोशल एलेगरी, मॉरल एलेगरी, रिलीजियस या पॉलिटिकल एलेगरी? हाँ जी, जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म किस तरह की एलेगरी है?
सोशल, मॉरल, रिलीजियस या पॉलिटिकल? वेरी राइटली आंसर्ड, वेरी वेरी राइट, इट इज अ पॉलिटिकल एलेगरी। बिल्कुल सही जवाब, पॉलिटिकल एलेगरी इट इज। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम विच राइटर जॉर्ज ऑरवेल वॉज इन्फ्लुएंस्ड द मोस्ट? जॉर्ज ऑरवेल इनमें से कौन से राइटर से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे? जीबी शॉ, डब्ल्यू समरसेट मॉगम, विलियम गोल्डिंग या ग्राहम ग्रीन? किस राइटर से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे जॉर्ज ऑरवेल? Yes, he was inspired from W. Somerset Maugham. Very right. Somerset Maugham से सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 10, Who said about 1984 as too terrible a novel to be read through? किसने कहा कि बहुत डरावना नॉवल है, पूरा पढ़ना इसको मुमकिन नहीं है? आल्डूस हक्सले, ग्राहम ग्रीन, ईएम फॉस्टर या फिलिप लार्किन? किसने बोला 1984 के बारे में दैट दिस इज अ टू टेरिबल नॉवल टू बी रेड? बहुत मतलब खतरनाक है ये नॉवल को पढ़ना। आल्डूस हक्सले, ग्राहम ग्रीन, ईएम फॉस्टर और फिलिप लार्किन? इट इज ईएम फॉस्टर। ईएम फॉस्टर ने बोला था बच्चे, ये ईएम फॉस्टर ने। और उस दिन वाला जो हमारा क्वेश्चन था ना फिलिप लार्किन का, उस दिन वाला जो हमारा क्वेश्चन था ना फिलिप लार्किन वाला, तो वो प्रोज ही था बच्चे, ऐसे था। ठीक है, फिलिप लार्किन वाले जो एक क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो गए थे ना, व्हाट यू विल, ऐसे करके कुछ था ना टाइटल, व्हाट यू विल, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो पोएम नहीं थी, वो एसे था। राइट, ऐसे था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच पिग राइटर द पोएम लॉडिंग नेपोलियन इन एनिमल फार्म? कौन सा पोएट जो है, कौन सा राइटर जो है नेपोलियन की तारीफ में पोएम लिखता है एनिमल फार्म में? स्क्वीलर, पिंकी, ओल्ड मेजर या मिनिमस? कौन सा पोएट, पिग पोएट जो है पोएम लिखता है नेपोलियन की तारीफ में? Squealor, Pinkie, Old Major या Minimus? Absolutely right answer. Minimus, because he was a poetic pig. ये Minimus ही था जो poetic pig था। Question number 12. Which Russian leader does Napoleon represent in Animal Farm? नेपोलियन कौन से लीडर को, कौन से रशियन लीडर को रिप्रेजेंट करता है? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की या लेनिन? किसको रिप्रेजेंट करता है नेपोलियन? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की या लेनिन? एब्सोल्युटली राइट, यस, स्टालिन को, राइट, स्टालिन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच रूम विंस्टन स्मिथ इज टेकन फॉर बीइंग टॉर्चर्ड? विंस्टन स्मिथ को कौन से रूम में ले जाके टॉर्चर करा जाता है? 101, 102, 111 या 105? कौन से रूम में टॉर्चर करा जाता है विंस्टन स्मिथ को, जहां पे ओब्रायन ही उसका टॉर्चरर बन के आता है, टॉर्मेंटर बन के आता है? ओब्रायन ही टॉर्मेंट करता है, टॉर्चर करता है। किस रूम में होता है? यस, एब्सोल्युटली राइट, इट इज रूम नंबर 101 एंड रैट्स छोड़ दिए जाते हैं उसके कमरे में, है ना? ही इज टॉर्चर्ड विद रैट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, बिसाइड्स ओशियाना What two countries make up the whole world? 1984 में ओशियाना के अलावा दुनिया में और दो कौन सी कंट्रीज होती हैं? ईस्ट एशिया, यूरेशिया या वेस्ट एशिया? कौन सी दो कंट्रीज होती हैं ओशियाना के अलावा? 1984 में कौन सी दो कंट्रीज की बात है? ईस्ट एशिया, यूरेशिया या वेस्ट एशिया? वेरी राइट, इट्स बोथ ए एंड बी, ईस्ट एशिया एंड यूरेशिया। Absolutely right answer. East Asia and Eurasia. Question number 15. Which of the following characters is secretly member of the Thought Police in 1984? Thought Police का member कौन होता है इसमें secretly? लेकिन जो है विंस्टन को पता नहीं होता, क्योंकि उसको रखा ही लोगों की जो है थॉट्स को ऑब्जर्व करने के लिए जाता है। विंस्टन, मिस्टर चैरिंगटन, साइम या जूलिया? Who is secretly the member of the thought police? Yes, it's Mr. Charrington, जिसकी एक एंटीक शॉप होती है, ठीक है, जिसकी एक एंटीक शॉप होती है जहां से विंस्टन बाइज अ डायरी, ठीक है, और तब से विंस्टन पे नजर रखी जानी शुरू हो जाती है। विंस्टन वहां से एक डायरी खरीदता है और तब से विंस्टन पे नजर रखी जानी शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16,
Whose first collection of poetry is 23 poems? 23 poems किसकी poems की first collection है? स्टेवी स्मिथ, टेड ह्यूग्स, ईवन बोलैंड या जॉर्ज ऑरवेल? Whose first collection of poetry is 23 poems? Stevie Smith, Ted Hughes, Eavan Boland या George Orwell? It is Eavan Boland. Right. कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया है and they are right. It is Eavan Boland. Very right. Question number 17. Which of these writers won the Nobel Prize in 1995? अब इसके फटाफट से आंसर्स आएंगे. हाँ जी, किस राइटर को 1995 में नोबेल प्राइज मिला था? Seamus Heaney, Philip Larkin, George Orwell या Stevie Smith? Absolutely right this time, all of you. Seamus Heaney को मिला था 1985 में नोबेल प्राइज. Question number 18. In which year the famous work Death of a Naturalist by Seamus Heaney got published? Seamus Heaney का सबसे फेमस वर्क है ये Death of a Naturalist. किस साल में पब्लिश हुआ था ये? 1960, 1962, 1964 या 66? किस साल में पब्लिश हुआ था डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट? वेरी राइट आंसर 1966. एब्सोल्युटली राइट. क्वेश्चन नंबर 19. हु इज द राइटर ऑफ द पोएटिक वर्क इलेक्ट्रिक लाइट? इलेक्ट्रिक लाइट के पोएट कौन हैं? ईवन बोलैंड, स्टेवी स्मिथ, टेड ह्यूग्स या सीमस हीनी? हु इज द राइटर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट? ईवन बोलैंड, स्टेवी स्मिथ, टेड ह्यूग्स या सीमस हीनी? Yes, it is. हाँ जी, वेरी राइट, सीमस हीनी. इलेक्ट्रिक राइट वर्क के जो राइटर हैं वो सीमस हीनी हैं. Yes, many of you have given me the right answer. It's absolutely right. सीमस हीनी. क्वेश्चन नंबर 20 से पहले, अब इस बार मैंने स्टार्टिंग में नहीं कहा, अब जितने भी बच्चे बैठे हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. राइट? Don't forget to like it, right? Question number 20. In which year Heaney's translated work Beowulf got published? Heaney का Beowulf का translation किस year में publish हुआ था? 2000, 2001, 2002 या 2004? Heaney का Beowulf का translation कब publish हुआ था? It was published in 2000. Yes, 2000 में publish हुआ था. Very right. बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है इसका 2000 में. क्वेश्चन नंबर 21. इन विच नॉवल बाय स्टेवी स्मिथ द कैरेक्टर पॉम्पी अपीयर्स? स्टेवी स्मिथ के कौन से नॉवल में कैरेक्टर है पॉम्पी? ओवर द फ्रंटियर, नॉवल ऑन अ येलो पेपर, द हॉलीडे, अ गुड टाइम वाज बैड बाय ऑल? इन विच नॉवल बाय स्टेवी स्मिथ यू फाइंड द कैरेक्टर पॉम्पी? इट इज नॉवल ऑन येलो पेपर. राइट. राइट स्टूडेंट्स, नॉवल ऑन येलो पेपर के कैरेक्टर हैं. क्वेश्चन नंबर 22. विच नॉवल ऑफ स्टेवी स्मिथ इज अबाउट मिलिटेरिज्म? स्टेवी स्मिथ का कौन सा नॉवल मिलिटेरिज्म के बारे में है? ओवर द फ्रंटियर, नॉवल ऑन येलो पेपर, द हॉलीडे या अ गुड टाइम वॉज बैड बाय ऑल? हाँ जी, व्हाट इज द नॉवल मिलिटेरिज्म? विच नॉवल इज मिलिटेरिज्म अबाउट? It is Over the Frontier. Right. It is no Over the Frontier. Very good. Question number 23. हाँ जी, Pompey is a secretary. Pompey is a secretary. What is the yarner of A Good Time Was Bad by All? A Good Time Was Bad by All का yarner बताना है आपको. Is it a novel? Is it a drama, poetry or essay? A Good Time Was Bad by All. इट इज बाय स्टेवी स्मिथ. ठीक है जी, स्टेवी स्मिथ की है ये. और इसका यानर क्या है? इट्स अ पोयम बाय स्टेवी स्मिथ. राइट, इट्स अ पोयम बाय स्टेवी स्मिथ. ऑल राइट, देन नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24. When did Stevie Smith win the Queen's Gold Medal? स्टेवी स्मिथ को क्वींस गोल्ड मेडल किस साल में मिला था? 1960, 1959, 1964 या 1969? किस साल में स्टेवी स्मिथ को क्वींस गोल्ड मेडल मिला था? 1960, 1959, 1964 या 1969?
शी वन दैट फॉर पोइट्री, ठीक है, इनको अपनी पोइट्री के लिए ही मिला था क्वींस गोल्ड मेडल एंड शी वन इट इन 1969. All right, she won it in 1969. Yes, many of you have given the right answer. Very good. Very good. Question number 25. Who is the writer of Not Waving But Drowning? आपको राइटर बताने हैं Not Waving But Drowning के. Is it Eavan Boland, Ted Hughes, Stevie Smith या Seamus Heaney? Not Waving But Drowning. Again, it is poetry. Again, it is poem. It's a poem, right? And it is written by Stevie Smith. अरे वाह, आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से तैयारी करी है. I am very very happy and impressed. Very good. Yes, it is by Stevie Smith. Question number 26. What is the middle name of Seamus Heaney? Seamus Heaney का middle name क्या है? Justin, Justice, Jack या Jacob? Yes. What is the middle name of Seamus Heaney? It is Seamus Justin Heaney. Very, very right. Very right, all of you. Seamus Justin Heaney. Very good. Question number 27. Who is the writer of In Her Own Image? In Her Own Image के writer कौन हैं? Seamus Heaney, Eavan Boland, Ted Hughes या Philip Larkin? In Her Own Image. Yes. Who is the writer of In Her Own Image? Is it Seamus Heaney? Is it Eavan Boland? Is it Ted Hughes या Philip Larkin? Very right again. It is by Eavan Boland. Absolutely right. Yes. Question number 28. For which book did Ted Hughes win T.S. Eliot Award? Ted Hughes को T.S. Eliot Award किस साल में किस बुक के लिए मिला था? The Hawk in the Rain, Lupercal, Wadvo या Birthday Letters? किस बुक के लिए टेड ह्यूग्स को टीएस इलियट अवार्ड मिला था? वेरी राइट, फॉर द बर्थडे लेटर्स. फॉर द बर्थडे लेटर्स. बच्चे पीडीएफ्स के लिए प्लीज सर को कॉल कीजिए, प्लीज सर को कॉल कीजिए. बर्थडे लेटर्स के लिए मिला था टीएस इलियट अवार्ड. वेरी राइट. क्वेश्चन नंबर 29. Which of these writers also wrote works dealing with Irish national identity and role of women in Irish history? इनमें से कौन सी जो राइटर हैं वो आयरिश नेशनल आइडेंटिटी और आयरिश वुमेन के बारे में लिखती थी? फिलिप लार्किन, सीमस हीनी, इवान बोलैंड या टेड ह्यूग्स? अरे वाह, आप लोगों ने तो ऑप्शंस पढ़ने से पहले ही जवाब दे दिया. वेरी राइट. यस, इट वाज इवन बोलैंड. शी वाज अ फेमिनिस्ट राइटर, ठीक है, और आयरिश थी, ठीक है, फेमिनिस्ट राइटर थी, आयरिश थी, तो आयरलैंड की हिस्ट्री के बारे में सीमस हीनी आयरिश थे, डब्ल्यू बी येट्स आयरिश थे, है ना, तो उन्हीं की तरह आयरलैंड के बारे में लिखती थी. क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ टेड ह्यूग्स? एडवर्ड टेड ह्यूग्स, एडगर टेड ह्यूग्स, एलन टेड ह्यूग्स या एडमंड टेड ह्यूग्स? किसका फर्स्ट नेम, टेड ह्यूग्स का फर्स्ट नेम क्या है? वेरी राइट अगेन, वेरी राइट. यस, इट्स एडवर्ड टेड ह्यूग. Absolutely right. Edward Ted Hughes. Edward was his first name. Question number 31. Which of these writers was the husband of Sylvia Plath, a very famous poet herself? ये मैंने सिंपली रिमाइंड करवाने के लिए डाला था. मुझे पता है इससे इजी सवाल कोई हो नहीं सकता, है ना, इससे इजी सवाल कोई हो नहीं सकता. सिल्विया प्लाथ के हस्बैंड कौन थे? इट वॉज टेड ह्यूग्स, है ना. ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे. वेरी राइट. चलिए, क्वेश्चन नंबर 32. द डिस्क्रिप्टिव और फिगरेटिव लैंग्वेज यूज्ड इन लिटरेचर टू क्रिएट वर्ड पिक्चर्स फॉर द रीडर. डिस्क्रिप्टिव और फिगरेटिव लैंग्वेज कौन सी होती है वर्ड पिक्चर क्रिएट करने के लिए जो यूज की जाती है? मेटाफर, सेंसरी लैंग्वेज, इमेजरी या आयरनी? हाँ जी, फिगरेटिव और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज. वेरी राइट, इट इज इमेजरी. एब्सोल्युटली राइट, imagery. Question number 33. Prose writing that presents and explains ideas or that tells people about real people. ऐसी prose writing जो real लोगों के बारे में हमें बताती है. Is it conflict?
इज इट यानर, इज इट नॉन फिक्शन या फिक्शन? हाँ जी, प्रोज राइटिंग दैट प्रेजेंट्स एंड एक्सप्लेन्स आइडियाज और टेल्स दैट about real people. Very right, it is non-fiction. Absolutely right. हाँ जी. Question number 34. Types of figurative language in which a non-human subject is given human characteristics. Again figurative language जहाँ पे non-human subject को human characteristics दिए जाते हैं. Short story, moral, personification या symbolism. नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं. एब्सोल्युटली राइट अगेन, इट इज पर्सोनिफिकेशन. वेरी राइट, पर्सोनिफिकेशन इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35. Which poet is also known as an animal poet? Again very easy question. Animal poet किस poet को कहा जाता है? Seamus Heaney, Philip Larkin, Eavan Boland या Ted Hughes? Again no options are required. Yes, it is Ted Hughes. Very right. Question number 36. In which of his poetic work Ted Hughes explored his complex marriage with Sylvia Plath? कौन से वर्क में टेड ह्यूग्स ने अपनी कॉम्प्लेक्स मैरिज की बात करी है सिल्विया प्लाथ के साथ? द थॉट फॉक्स, द बर्थडे लेटर्स, कलेक्टेड पोएम्स या फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स? किस वर्क में टेड ह्यूग्स ने सिल्विया प्लाथ के साथ अपनी कॉम्प्लेक्स मैरिज की बात करी है? अगेन यू ऑल आर वेरी राइट, द बर्थडे लेटर्स. हाँ जी, लास्ट लेटर्स में भी और बर्थडे लेटर्स में भी. वेरी राइट. क्वेश्चन नंबर 37. अ टाइप ऑफ वर्स और पोएट्री which was basically used in dance songs in ancient France but spread all over during the 16th and 17th century. It also includes stories of hardships, love and romance. Ode, allegory, ballad या sonnet. डांस सॉन्ग्स होते हैं जिसमें लव स्टोरीज होती हैं, हार्डशिप्स होती हैं. वेरी राइट, इट इज अ बैलेड. राइट, बैलेड. जैसे कीट्स का ला बेलेडेम सेंस मर्सी. जैसे कीट्स का ला बेलेडेम सेंस मर्सी. राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 38. अ शॉर्ट स्टोरी टिपिकली विद अ मॉरल लेसन. शॉर्ट स्टोरी जिसमें मॉरल लेसन होता है. फेबल, allegory, satire या parable? A short story with a moral lesson. It is fable, allegory, satire या parable? Parable is the right answer बच्चे. Fable has animals, right? Fable में भी moral lesson होता है, but आपको वहां पे definition में आएगा with animals. Story with animals, right? Question number 39. In which year Ted Hughes became the poet laureate? Ted Hughes किस साल में poet laureate बने थे? 1984, 85, 87 या 1994? In which year Ted Hughes became the poet laureate? हाँ जी, ऐसे सवालों के आते हैं, फटाफट जवाब है ना. Yes, 1984 में. Very right answer. He became the poet laureate in 1984. And the last question for today. Philip Larkin worked on the re-evaluation of the poetry of. किसकी पोइट्री को री-इवैल्यूएट करा था फिलिप लार्किन ने? थॉमस हार्डी, फिलिप सिडनी, जॉन कीट्स या मैथ्यू आर्नल्ड? किसकी पोइट्री को री-इवैल्यूएट करा था फिलिप लार्किन ने? Philip Larkin re-evaluated the poetry of. Yes, it was Thomas Hardy. Right. Yes, it was Hardy. Okay. कुछ क्रिटिसिज्म की वजह से हार्डी ने नॉवेल्स लिखने बंद कर दिए. देन ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री. ठीक है, तो फिलिप लार्किन ने हार्डी की पोइट्री को जो है रीअसेस करा था. ऑलराइट, तो कल के लिए आप रिमेनिंग राइटर्स, बिकॉज टुमारो विल बी आवर लास्ट लेक्चर ऑफ द एमसीक्यू सीरीज, राइट? सो रिमेनिंग राइटर्स जो भी रह जाते हैं वो आप कल के लिए प्रिपेयर करेंगे. ऑलराइट, आई नो इट्स बिट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जो है वापस से हम रिवाइज करेंगे ही. सेकेंड सीरीज लेके आएंगे उसके बाद. सो टुमारो विल बी आवर लास्ट लेक्चर एंड देन विल बी ब्रिंगिंग सेकेंड सीरीज वेरी सून, राइट? हाँ जी, उसके बाद कुछ दिनों के लिए बंद करेंगे, फिर सेकेंड सीरीज लेके आएंगे. इट विल बी द लास्ट लेक्चर टुमारो,
राइट. सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द रिमेनिंग राइटर्स. सेकेंड सीरीज में भी क्वेश्चंस ही होंगे बच्चे, एमसीक्यूज ही होंगे मिक्स. उनमें मैं नए पुराने सब मिक्स करके लेके आऊंगी. ठीक है, उनमें मैं नए पुराने सब लेके आऊंगी. बच्चे पन इज प्ले ऑफ वर्ड्स. वर्ड प्ले को पन बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि डन ने अपनी पोयम में करा है, इफ इट बी नॉट डन, डन विल नॉट बी ऑन योर साइड. राइट, जैसे डन और डन. राइट, डन और डन पोयम में यूज किया उसने. तो दिस इज पन. राइट, दिस इज पन. बच्चे विल बी ब्रिंगिंग बैक आफ्टर सम ब्रेक नाउ. विल बी ब्रिंगिंग बैक. हाँ जी, ग्रामर बहुत इंक्लूड करेंगे. इस बार भी करी थी. जिस तरीके के आपको क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके की ग्रामर काफी इंक्लूड करी थी और अगली बार भी करेंगे. राइट, फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन एनी ऑफ दीज टू नंबर्स. राइट बच्चे, अलेग्री होता है जिसमें कि देयर इज सरफेस स्टोरी, राइट, एंड अ हिडन स्टोरी. ठीक है, देन देयर इज ऑल्सो हिडन स्टोरी. राइट, जैसे कि एनिमल फार्म का एग्जाम्पल लिया था. एनिमल फार्म इज अबाउट रशियन रेवोल्यूशन. ठीक है, एनिमल फार्म इज अबाउट रशियन रेवोल्यूशन. राइट, ऊपर से देखने में कहानी एक नॉर्मल से फार्म एनिमल्स की है. राइट, सरफेस स्टोरी क्या है, फार्म एनिमल्स की. राइट, लेकिन वैसे वो कहानी है, वैसे वो कहानी है डेप्थ में हिडन स्टोरी है रशियन रेवोल्यूशन की. ऑल राइट, thank you everyone, have a very good day. I'll see you tomorrow at the same time. Thank you so much to all of you. Keep learning.